छात्र नमो नमः। आइए आज हम भाषा के व्याकरण के बारे में जानेंगे। कोई भी भाषा हम यदि उपयोग करते हैं, कोई भी भाषा में हम किसी से बात करते हैं तो बात कब समझ में आती है? जब हम उसको सही तरीके से बोलेंगे, सही तरह से उच्चारण करेंगे, तब बात सामने वालों को समझ में आती है। तो भाषा को सही बोलने, सही लिखने और सही उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके व्याकरण को जानना पड़ता है। तो आइए हम संस्कृत भाषा के व्याकरण को पहले जानें, फिर उसके बाद संस्कृत अनुवाद को सीखें। व्याकरण किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। तो व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? अक्षर, शब्द और वाक्य। अक्षर, शब्द और वाक्य, ये सब आप जान चुके हैं। तो आइए हम काल के बारे में जानते हैं। काल अर्थात टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में इसे कहते हैं लकार। टेंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? लकारा। आप लोग हिंदी या इंग्लिश में काल कितने प्रकार के पढ़े हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अर्थात पहला पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। प्रिय छात्रगण, आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसे लिखते भी रहिए और सुनते भी रहिए। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ साथ लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। संस्कृत में लट लकार। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया हो रही है, अर्थात वर्तमान समय में जो कार्य किया जा रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है। इस तरह के वाक्य प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल या लट लकार में बोला जाता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार। पास्ट टेंस यानी कि जो समय गुजर चुका है, अर्थात कल हमने पढ़ा था, कल वह खाया था, कल वहां गए थे। यानी कि जो कार्य हो चुका है, वर्तमान समय से पहले हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल, संस्कृत में लंग लकार। उसके बाद थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल या भविष्यत काल। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? फ्यूचर टेंस को लिट लकारा। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य होने वाला है, अर्थात भविष्य में होने वाला। जैसे
मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, आप लिखोगे, आप खाओगे, आप पढ़ोगे, आप जाओगे, वह जाएगा, वह लिखेगा, वह खेलेगा, इस तरह के वाक्य को भविष्य काल के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इंग्लिश में आप 3 टेंस पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में 10 टेंस होता है, 10 लकार होता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अनुसार 5 लकारों का अध्ययन किया जाएगा। तो चौथा होता है लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोट लकार अर्थात आज्ञा काल, आज्ञा देना या आज्ञा लेना, इसे कहते हैं इंपीरेटिव। इंपरेटिव टेंस, इंपरेटिव टेंस अर्थात आज्ञार्थक काल या आज्ञा काल। आज्ञा काल, आज्ञा काल का मतलब होता है किसी को आदेश देना या किसी से आदेश लेना। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार के अंतर्गत क्या होता है? हम किसी को आदेश देते हैं या किसी से आदेश देते हैं। जैसे कैन आई गो टू फिल माई वाटर बॉटल, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या वह जाए, क्या तुम जाओ, इस तरह के वाक्य। अब तुम पढ़ो, अब तुम लिखो, इस तरह के वाक्य क्या होता है? आज्ञा देना या आज्ञा लेना होता है, जिसे लोट लकार के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद फिफ्थ है पोटेंशियल मूड। पोटेंशियल मूड, पोटेंशियल मूड, इसको पोटेंशियल मूड अर्थात विद्यार्थ काल भी कहते हैं। इसको हिंदी में विद्यार्थ काल अर्थात विधि के अनुसार, विद्यार्थ काल। संस्कृत में इसे कहते हैं विधि लिंग, संस्कृत में इसे कहते हैं विधि लिंग लकार। पोटेंशियल मूड, जैसे किसी को हम कोई कार्य को करने के लिए विनम्रता पूर्वक कहना, जैसे मुझे लिखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, आपको जाना चाहिए, या जैसे हम किसी को निमंत्रित करते हैं तो आपको आना चाहिए। इसी तरह से चाहिए के अर्थ में, इसको हम एक और शब्द यहाँ लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, जैसे मुझे लिखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, इस तरह के वाक्य पोटेंशियल मूड अर्थात विधि लिंग के अंतर्गत आता है। आप सब इसे लिख लीजिए, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने काल, संस्कृत का जो काल होता है, टेंस होता है, वो मुख्य रूप से 5 होने को तो 10 होता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में 5 लकार दिया गया है, तो 5 लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद लकार कंप्लीट हो गया। अब लकार के बाद हम पढ़ेंगे लिंग। संस्कृत में वैसे कितने लिंग होते हैं? लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? लिंग वह होता है जो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराए, उसे लिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं जेंडर। जेंडर, जेंडर का अर्थ होता है लिंग। लिंग अर्थात किसी जाति विशेष का बोध कराने वाला। जैसे लड़का है तो क्या है? पुरुष जाति का है, लड़की है स्त्री जाति का है। ये चाक है,
चाक नॉन लिविंग थिंग्स है। चाक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। बोर्ड हो गया, बोर्ड नपुंसक लिंग है। पंखा नपुंसक लिंग है। कॉपी पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो सब जेंडर कितने होते हैं? जेंडर 3 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर सबसे पहले देखिए, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर पुरुष जाति का बोध कराना, अर्थात इसे कहते हैं पुल्लिंग। हिंदी में ही पुल्लिंग कहते हैं और संस्कृत में भी पुल्लिंग कहते हैं। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन किसको डोनेट करता है, डिनोट करता है? पुरुष जाति का, अर्थात इट डिनोट मेल, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, बालक, राम बालक, और किसी व्यक्ति पुरुष जाति का नाम, अश्व, ये शब्द क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाला, इसलिए इसको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है या पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरा है फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर का अर्थ होता है स्त्रीलिंग। जैसे बाला, बालिका, सीता, माता, यहाँ स्त्री जाति का बोध कराना होगा। बालिका, सीता, माता, बहन, मौसी, दीदी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग में राम, बालक, अश्व, पिता, भाई, चाचा, फूफा आदि शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद तीसरा है नेचर जेंडर। नेचर जेंडर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात अजीव प्राणी जो जीवित न हो, इसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत क्या आता है? जैसे चौक, पंखा, टेबल आदि। जो जीवित नहीं है उसे नॉन नेचर जेंडर कहते हैं। और नपुंसक लिंग अर्थात चाक, पंखा, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कॉपी, दरवाजा, खिड़की, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग है। ये हो गया जेंडर। अब उसके बाद देखते हैं वचन। वचन अर्थात नंबर। नंबर यानी कि वचन। हिंदी में भी वचन कहते हैं, संस्कृत में भी वचन कहते हैं। आप लोग हिंदी या इंग्लिश में 2 वचन पढ़ते हैं, 2 नंबर पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यहाँ संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? जो किसी एक की संख्या को बताए। एक की संख्या को बताने वाले को एक वचन कहते हैं, और 2 की संख्या बताने वाले को द्विवचन कहते हैं, और 2 से अधिक संख्या बताने वाले को बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन। दूसरा है डोल नंबर। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन का अर्थ होता है
दो की मात्रा को बताने वाला, और एक वचन होता है एक की मात्रा बताने वाला, अर्थात सिंगल। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, वहां पर क्या है, एक वचन है। और मैं बोलूंगा वे दो लड़के हैं, वे दो लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, द्विवचन होगा। उसके बाद तीसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन जो दो से अधिक की संख्या बताए, अर्थात दो से अधिक, दो से अधिक। जैसे मेरे पास 3 पुस्तक है, मेरे पास 3 पुस्तक है, तो दो से अधिक हुआ, अर्थात मेरे पास बहुवचन पेन है, मेरे पास दो से अधिक पेन है, या मेरे पास दो से अधिक पेन है, अर्थात बहुवचन शब्द है। दो से अधिक जितना भी हो सकता है, अनंत तक। दो तक क्या है, द्विवचन है, और दो से अधिक क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर एक वचन एक के लिए होता है, डबल नंबर द्विवचन दो के लिए होता है, और प्लूरल नंबर दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक 3 4 5 6 उधर अनंत तक। ये हो गए नंबर। उसके बाद आइए पढ़ते हैं पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं, पुरुष। आपने हिंदी में भी पढ़ा है पर्सन, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन मतलब पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आई वी, अर्थात मैं या हम। फर्स्ट पर्सन होता है जो किसी से बात कर रहा है। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। संस्कृत में और हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वह फर्स्ट पर्सन होता है। उसके बाद सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे हम बात करते हैं। मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं तो सामने वाला क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हिंदी या संस्कृत में कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। उसके बाद तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिसके बारे में हम बात करते हैं या बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है या हमसे दूर है, जो हमसे दूर है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह होता है थर्ड पर्सन। इसे कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। अब यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता, अर्थात मैं, आई वी। आई वी अर्थात मैं या हम, मैं हम। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। संस्कृत में अहम, अहम वयम, अहम आवाम वयम। ये हो गया उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन, जिससे मैं बात करता हूं, जिससे मैं बात करता हूं या बात कर रहा हूं, वह होता है मध्यम पुरुष। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोग क्या हो, मध्यम पुरुष। मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष। तो यू, यू अर्थात तुम या आप। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, त्वम। संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम। त्वम क्या है, सेकंड पर्सन। त्वम युवाम युयम, त्वम युवाम युयम। उसके बाद होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, ही सी इट। ही सी इट अर्थात वह। वह क्या है, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह थर्ड पर्सन है।
संस्कृत में से क्या कहते हैं? सह सा तत्, सह सा तत्, अर्थात इन तीनों का अर्थ होता है वह। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? वह। और इसका हम आगे इसका वचन बताएंगे अर्थात नंबर बताएंगे। सह का ये तीनों जो लिखा है एक वचन में, ये सह क्या है? पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है और तत् नपुंसकलिंग है। तो तीनों के बारे में आगे तीनों वचनों में और बताएंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष। यहाँ पर आप लोगों को डाउट हो रहा है प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन क्यों कर रहा है? संस्कृत में ऐसा ही होता है। संस्कृत में थर्ड पर्सन को ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष अर्थात वह, मध्यम पुरुष अर्थात तुम और उत्तम पुरुष अर्थात मैं। ये हो गया पर्सन। आपने अभी तक काल, वचन और पुरुष और लिंग, काल, वचन, लिंग और पुरुष के बारे में जान गए। आइए अब हम इन शब्दों का तीनों वचनों में प्रयोग करते हैं। ये जो कर्ता का रूप है उसका रूप बनाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ शब्दों का शब्दार्थ लिख देता हूँ, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? ही, सी और इट। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? वह। प्रथम पुरुष ही, सी, इट, इन तीनों का अर्थ क्या है? वह। ही को क्या कहते हैं? सह। ही को सह, सी को सा और इट को तत्। यहां देखिए ही मतलब वह अर्थात सह, ये पुल्लिंग शब्द है अर्थात मैस्कुलिन जेंडर। सी यानी कि सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनिन जेंडर। इट का अर्थ क्या होता है? तत्। जैसे इट इज चॉक, इट इज चॉक। और यदि हम किसी पुरुष को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ही इज बॉय, वह लड़का है, ही इज बॉय। और किसी गर्ल्स को बोलेंगे तो सी इज गर्ल, सी इज गर्ल अर्थात वह लड़की है। अब यहाँ पर हम सह सा तत् का तीनों वचन में रूप बनाएंगे और उसका मीनिंग भी लिखेंगे। जैसे सह क्या है? प्रथम पुरुष है। मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, प्रथम पुरुष। ये तीनों प्रथम पुरुष शब्द है। इसका हम एक वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी शब्दों का, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, सभी शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पुरुष सह सा तत् अर्थात वह। मैं यहाँ पर लिखूंगा पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग कौन सा इसमें? सह। सह का अर्थ होता है वह, एक के लिए, वह एक के लिए। हम यहाँ लिखेंगे वह। सह का अर्थ होता है वह, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन सह। इसका द्विवचन क्या होगा? सह का तौ, सह का तौ, तौ अर्थात वे दोनों या वह दो, वे दो भी लिख सकते हैं और वह दो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका बहुवचन क्या होगा? स तौ ते, ते अर्थात वे सब, वे सब अर्थात ही वन, ही टू या दे टू भी बोल सकते हैं, ही टू भी बोल सकते हैं और दे ऑल या ही ऑल, दे ऑल अर्थात सह तौ ते अर्थात वह एक, वे दो और वे सब।
उसके बाद स्त्रीलिंग, इसी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सा। सा का अर्थ होता है वह। सा का अर्थ होता है वह। ते, ते का अर्थ होता है वे दो। ते का अर्थ है वे दो, और बहुवचन इसका क्या है? ता, अर्थात वे सब। वे सब अर्थ वही है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, जो शब्द है उसका रूप बदल गया है। जो शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उसका रूप बदल गया है। ये पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है। जैसे यहाँ पर हम ही लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। सी, ये हो जाएगा ही। ही, दे टू देयर। सी, दे टू देयर। उसके बाद नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में होता है तत्। तत् का अर्थ होता है वह। तत् का अर्थ होता है वह। उसके बाद होता है द्विवचन में ते, वे दो, और बहुवचन में तानी। तानी का अर्थ होता है वे सब। तानी का अर्थ होता है वे सब। अब यहां देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहां पर हम वाक्य प्रयोग करेंगे, एक एक वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचन, सह गच्छति। सह गच्छति। गच्छति का मतलब होता है जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। सह पठति, वह पढ़ता है। सह खादति, वह खाता है। इस तरह के वाक्य बनाएंगे। ये एक वचन का वाक्य है। उसके बाद द्विवचन, तौ तौ गच्छतः। तौ गच्छतः अर्थात वे दोनों जाते हैं। तौ मतलब वे दो, गच्छता मतलब जाते हैं। गच्छता भी द्विवचन है। क्रिया का एक वचन गच्छति है, क्रिया का द्विवचन गच्छतः, अर्थात वे दोनों जाते हैं। उसके बाद ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ये याद रखिए, ये पुल्लिंग के वाक्य है। पुल्लिंग के वाक्य है। उसके बाद हम यहां पर स्त्रीलिंग के वाक्य बनाएंगे। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कर्ता, जो कर्ता है सह सा तत्, वही बदलेगा, बाकी क्रिया का रूप एक समान रहेगा। जैसे सा गच्छति। सा गच्छति। सा गच्छति का अर्थ क्या होगा? वह जाती है। सह गच्छति का अर्थ वह जाता है। सा गच्छति का अर्थ वह जाती है। ते गच्छतः। ते गच्छतः, वे दोनों जाती हैं या वे दोनों जा रही है। उसके बाद ताः गच्छन्ति। ताः गच्छन्ति। अब यहां देखिए, ये जो क्रिया शब्द है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इसमें भी वही है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लेकिन सिर्फ क्या बदला है? कर्ता का रूप, अर्थात जो प्रथम पुरुष का जो रूप है वही बदला है। यहाँ प्रथम पुरुष ये पुल्लिंग है और ये प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। उसके बाद तत्। तत् से शब्द बनाएंगे नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर हम नपुंसकलिंग को कहीं भेज नहीं सकते और ना वो कहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? तत् पुस्तकम। तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। जैसे कोई बुक है, वह